अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की प्रेजेंटेशन बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन को इंशाल्लाह में कवर करना है। तो और इसके हवाले से कुछ ऐसे सवाल आता है थे कि जिसमें लोग का इस तरह से क्वेश्चन है कि कंपाउंडिंग का क्या मतलब है। लोगों कुछ ऐसे भी सवाल थे जिसमें ये पूछा गया कि इतनी टेक्निकल बातें करते हैं सारे एनालिस्ट, लेकिन कोई बेसिक बातें नहीं बताता जो बहुत ज़रूरी है। कोई ये नहीं बताता, ये लोग बताते हैं कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए लॉन्ग टर्म, ये नहीं बताता कि क्या डिसिप्लिन होना चाहिए टू कब तक इसको इन्वेस्ट रहना चाहिए, किस तरह आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को मीट करेंगे। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ों को मैं आज कवर करूंगा अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू। प्रेजेंटेशन पे स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन पे बेसिकली एक मैंने कुछ चीज़ों को लिस्ट डाउन किया जो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन के लिए और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के लिए। सबसे पहली चीज़ है स्टार्ट विद अ सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन। फिर इसके बाद क्लियर फाइनेंशियल गोल्स, इसके बाद अंडरस्टैंड पावर कंपाउंडिंग, फिर इसके बाद डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अवॉइड इमोशनल डिसीजंस और अवॉइड टाइमिंग द मार्केट एंड यू बैलेंस योर पोर्टफोलियो। तो इंशाल्लाह भी नेक्स्ट स्लाइड पे सब एक एक गोल को हम अचीव पढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सेटअप स्टार्ट विद सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन। इससे मुराद ये है कि बेसिकली आप कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट या स्टॉक एक्सचेंज में एंटर हो तो ये चीज़ याद रखें, बड़ी रिस्की मार्केट है। तो आपका अगर ऑलरेडी घर, अगर आप 100% इसी पे डिपेंड होंगे तो मैं समझता हूँ इस तरह से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा पहले लर्न करते हैं फिर अर्न करते हैं, और लर्न करने के लिए इसको आप प्राइमरी इनकम बनाना गलत होगा। तो अब मेक श्योर करें जब आप स्टॉक मार्केट में दाखिल हो रहे हैं, मतलब अब इन्वेस्टमेंट के लिए एंटर हो रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट करने की तरफ जा रहे हैं, तो आपके पास इमरजेंसी सेविंग होनी चाहिए जो कि 3 से 6 महीने के लिए, अगर उसको मेन इनकम बनाना चाह रहे हैं। या सेविंग अकाउंट में हो, मनी मार्केट फंड में हो, या कोई भी इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट में हो जो लिक्विड हो, उसमें आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, डेट मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है किसी का, तो मैं इस पे इन्वेस्ट कर लेता हूँ, वो 2-3 महीने बाद मांगेगा तो मैं इसको स्टॉक मार्केट में मेरा पैसा ज़्यादा हो गया होगा तब मैं दे दूंगा। तो ये चीज़ ना करें। अगर आपके पास किसी से उधार लिया हुआ है, ये कर्ज लिया हुआ है, तो उसको पहले रिटर्न करें फिर आप इन्वेस्ट करें। और खास तौर पे लोग क्रेडिट कार्ड पे भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं समझता हूँ ये कोई भी अक्लमंदी नहीं है कि क्रेडिट कार्ड पे लोन उठा के आप इन्वेस्ट करें टू विद द एक्सपेक्टेशन मार्केट ऊपर जाएगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। आपको फाइनेंशियल फाउंडेशन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो आपका एक पार्ट जॉब हो, फिर मेन जॉब पे इसके बाद बढ़ना। स्टार्ट से आप इसको मेन जॉब ना समझना। फिर इसके बाद फाइनेंशियल गोल्स क्लियर हो भाई, अपनी क्या हो, किस उम्र के किस एज पे हो और कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कितने साल करना चाहते हो। लोग बोलते हैं 20-25 साल इन्वेस्ट कर। अगर आप आज आपकी उम्र 60-70 साल है तो 20-25 साल आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अपनी एज के हिसाब से डिफाइन करो और कब तक आप काम करना चाहते हो, कब तक आप कमाना चाहते हो। जब तक आपके पास कैपेसिटी है, मैं समझता हूँ आप अपनी प्राइमरी इनकम को फोकस करें और इन्वेस्टमेंट को सेकेंडरी इनकम रखें अनटिल अनलेस यू रीच योर फाइनेंशियल साउंडनेस। मतलब इतने स्टेबल हो जाओ कि आपका इन्वेस्टमेंट हो, आपको मजीद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो सके। जिससे मुराद ये है कि पहले आप मिसाल 10 या 20 साल के हो आप, तो आप 20 ईयर्स की एज में हो तो आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होरिजन बहुत ज़्यादा होगा, 20 साल 25 साल होगा। कि आपको 25 साल इन्वेस्ट करना है और हर थोड़ा फिर इसके बाद आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होगी। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ डिटरमाइन करता है आप कितना रिस्क ले सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर आप 30 साल के हो तो मजीद आपके पास काफ़ी ज़्यादा साल है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप 40 या 50 साल के हो तो आप मोर रिस्की पे जा सकते हो। इसकी वजह ये कि आप आपके फाइनेंशियल गोल्स लेस से आपको 1 मिलियन रुपए तक रीच करना है, आपके 10,000 रुपये हाथ में, तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क वाले शेयर्स पकड़ सकते हो और उस पर ऑब्वियसली रिसर्च करने के बाद। तो ये आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल डिटरमाइन करेगी आप उम्र के किस एज पे हो। अच्छा, इसके बाद सेकंड थर्ड चीज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे कंपाउंडिंग पे ये सवाल भी था और इस पे मैंने एक अपनी बड़ी डिटेल वीडियो बनाई थी कि 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट प्लान और हाउ, और उसमें ही मैं बताया था कि कंपाउंडिंग का क्या फ़ायदा होता है क्या। मैं ये प्रेजेंटेशन का लिंक डाल दूंगा लेकिन मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा। इसकी वजह ये कि मैं काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। हाई लेवल में मैं रिकैप कर देता हूँ उस प्रेजेंटेशन को। कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट ऐसा था कि कंपाउंडिंग से मुराद ये है कि आप जब इन्वेस्ट करते हैं उसका जो रिटर्न आता है ना, वो इन्वेस्टमेंट में अगर रहता है तो मजीद, मिसाल के तौर पे आज आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी और उस पर 10,000 रुपये रिटर्न आया, एट द नेक्स्ट ईयर ये 1,10,000 हो गई।
तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी 1,10,000 से बढ़ गई। तो ये अब अगर आप 1 लाख के ऊपर 10,000 का बेनिफिट आया या डिविडेंड की शक्ल में या कुछ सी भी शक्ल में 10,000 का गेन आया, आप वो विड्रॉ कर लें तो आपकी इन्वेस्टमेंट वापस 1 लाख पे आ जाएगी। लेकिन अगर विड्रॉ ना करें वो और वो हर साल सम अप होते जाए तो बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा। जिसका मिसाल इस तरह से, अगर आप विड्रॉ नहीं करते, ठीक है, हर साल आपका गेन कंपाउंड हो रहा है, तो आपकी 5 साल में इन्वेस्टमेंट 100 मतलब डबल हो जाएगी। ये मैंने हाई लेवल पे थोड़ा सा ग्रोथ वाइज मैंने बताया। इस वीडियो का लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन, आप देख सकते हैं। लेकिन ये बेनिफिट आप जाके देखेंगे आपको समझ पड़ेगा कंपाउंडिंग का मतलब। कि इन आसान अल्फाजों में कंपाउंडिंग का मतलब ये, आपकी इन्वेस्टमेंट में जो जो गेन है उसको उसी इन्वेस्टमेंट के साथ अटैच रखना, फुल फ्लैज गेन को विड्रॉ नहीं करना, तो आपको इन्वेस्टमेंट जल्दी मल्टीप्लाई होगी। अच्छा, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। एक एक अहम चीज मुझे याद है, तकरीबन 6 महीने 7 महीने पहले हमारी पेट्रोलियम वो दे रहा था, बोनस शेयर दे रहा था, तो तकरीबन सभी लोगों ने उठा लिया कि भाई ये तो बड़ा शेयर है, बड़ा हो जाएगा, वापस रिकवर कर जाएगा बोनस के बाद। तो आप देख सकते हैं लॉन्गर टर्म पे डेफिनेटली 8-9 महीने बाद काफी ज्यादा इसने ग्रोथ दिया। लेकिन ये चीज याद रखें कि सब चीज बेच के हमारी पेट्रोलियम लेना, या सब चीज बेच के एक अगर शेयर में अपॉर्चुनिटी लगती है उसमें उस शेयर में सब कुछ लगा देना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो इस चीज को अवॉइड करना बहुत बेहतर होगा। तो इसलिए बता, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, एक शेयर की तरफ स्टक नहीं करो, प्लस एक सेक्टर की तरफ भी स्टक नहीं करो। कुछ लोग बोलते हैं भाई पावर सेक्टर पे, अब आज से 2 साल पहले लोग बोलते थे पावर सेक्टर में रखो, पावर सेक्टर हमेशा हमेशा डिविडेंड देता है। आपके सामने आज पावर सेक्टर में काफी ज्यादा चेंजेस आ गई। तो इन्वायरमेंट और वक्त की मुनौयत के अकॉर्डिंग चीजें बदलती रहती हैं, तब्दीली होती रहती है। तो मैं समझता हूँ इस चीज को माइंड में रखें, डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें, हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा आपका इन्वेस्ट होना चाहिए, हर सेक्टर के अच्छे अच्छे शेयर्स में, और अलोकेट अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लास है। इससे मुराद ये कि आप कुछ स्टॉक में रखें, कुछ म्यूचुअल फंड्स फंड्स में रखें, और डिफरेंट क्लासेस लाइक कमोडिटीज हो गए, अगर आपके पास अप्रोच है कमोडिटीज मार्केट का, गोल्ड सिल्वर ऑयल। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हमेशा एक चीज याद रखना, लॉन्ग टर्म सोचो, थिंक लाइक अ ओनर। आपका बिजनेस है, अगर हम मिसाल के तो आप कोलगेट में इन्वेस्ट करें तो आप सोचिए कोलगेट किस तरह बड़ा हो सकता है, क्या क्या कर रहा है बिजनेस। इस तरह सोचोगे तो आपके खुद ऑटोमेटिकली आपके पास एक इसमें एक चाह आएगी कि भाई इसमें मजीद इन्वेस्ट करो इन कंपनियों में। तो जब आप इन्वेस्ट ओनर की तरह देखोगे ना, तो आपको समझ पड़ेगा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, और फिर आप लॉन्ग टर्म फोकस करें। आज जैसे PRL है, लोग नहीं उठाते थे, अगर आपको याद है 20 22 23 24 पता नहीं उठाते थे। अब आप देखें उसके काफी ज्यादा एग्रीमेंट्स प्रोग्रेस कर रहे हैं, लोगों को इंटरेस्ट आ गया। तो जब लॉन्ग टर्म आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा काफी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हैं जो जो हम इग्नोर करते हैं और उसको शॉर्ट टर्म फॉर ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। तो लॉन्ग टर्म वाले शेयर्स को ट्रेडिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एज एज डिसिप्लिन, एज फंडामेंटल और बेसिक अप्रोच ये होनी चाहिए, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो तभी आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। फिर इसके बाद आखिरी आखिरी तो नहीं से थर्ड लास्ट, इमोशनल डिसीजन से को अवॉइड करें। मिसाल के तौर कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, कोई लीडर आ गया, तो आप उसकी बेसिस पे डिसाइड नहीं करें, लेकिन उसकी बेसिस पे जो लोग डिसाइड करते हैं उसका फायदा उठाएं। मिसाल के तौर पे बैंक इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर की एक्सपेक्टेशन थी कि सब कम होंगे क्योंकि इनके अर्निंग कम होगी। ये इमोशनल डिसीजन, ये कोई फंडामेंटल डिसीजन नहीं है। मैं समझता हूँ और जिस पे हमने काफी बार काफी लोगों ने बोला, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है बैंक की अर्निंग्स कम नहीं होती, लॉन्गर टर्म पे बढ़ती है, क्योंकि लोग ज्यादा लोन लेंगे, लोग ज्यादा कम, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो लोग जब इस तरह डिसीजन ले रहे हैं ना, मिसाल का इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो बैंक के शेयर नीचे गिर गए, तो आप उनके इमोशनल डिसीजन से फायदा उठाएं, आप बैंकिंग के शेयर्स में एंटर हो जाएं। इस तरह से आपको लोगों के इमोशनल डिसीजन से फायदा उठाना चाहिए। फिर नेक्स्ट एक कि भाई कोई भी शेयर अगर 2-3 बार बढ़ गया तो आप ये नहीं समझे चलो बढ़ गया बाय कर लो, कल आज अपर लॉक लगा है, कल भी अपर लॉक लगेगा, पर एक दिन बाद गिर जाएगा तब बेच देंगे। इस ये पिक एंड चूज ना करें, क्योंकि ये बड़ा डेंजरस है। अगर फंडामेंटली आपको पता नहीं है, आई थिंक यू शुड नॉट। आखिरी चीज, रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो प्रीफर पीरियोडिकली। अक्सर और बेशतर हम ये देखते हैं कि मैं अपनी मिसाल ही दूं, मैं 5 शेयर लिए, एक हाईलाइट किए मैंने अपनी पोर्टफोलियो में 5 शेयर्स हैं मेरे पास, और और जब वो बाइंग रेंज में आएंगे तो मैं बाय करूंगा। लेकिन इसके दौरान जब तक वो 4 5 में से 4 बाइंग रेंज में नहीं है, एक बाइंग रेंज में, तो इसका हर किसी मतलब नहीं है मैं पूरा कैपिटल अपना उस एक रेंज उस एक शेयर में डाल दूं। मुझे अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना पड़ेगा, मतलब इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा रिस्क बेस पे। ऐसा नहीं कि एक ही शेयर में सारा पैसा लगा दो, दैट इज वेरी डेंजरस, क्योंकि एक ही शेयर को कुछ होगा तो आपको पोर्टफोलियो, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन हिल जाएगी।
आई थिंक दैट्स इट। यही मेरा समझाने का मकसद था। इन शॉर्ट अगर हाई लेवल बात करूं, जो मैंने 3-4 क्वेश्चन रखे थे, पीछे जाऊं मैं तो, जो जिसमें कंपाउंडिंग का मैंने बताया, जिसके आप वीडियो देखेंगे। कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि आपके इन्वेस्टमेंट जो जो रिटर्न आया वो फर्दर इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न आ सकता है। इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन के बारे में सारी स्लाइड थी। एसआईपी की, एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। बेसिकली हर महीने आप कुछ ना कुछ अपने पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ सेव करके इन्वेस्ट करें। इससे फायदा होगा, लॉन्गर टर्म पे फायदा देगा। इंटरनेशनली, ग्लोबली, तमाम मुल्कों में, यूरोप, स्पेशली यूरोप ममालिक में पेंशन का बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो वो पेंशन को एज अ एसआईपी ट्रीट कर रहे होते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि वो हर महीने अपनी सैलरी में से कुछ पैसा कटाते हैं, पेंशन में डालते हैं, और एक्सपेक्ट करते हैं जब ये अपनी रिटायरमेंट एज पहुंचेंगे तब वो इन्वेस्टमेंट बन गई, को बड़ी इन्वेस्टमेंट बन गई, जो उनको रिटर्न देगी। तो जब पाकिस्तान में ऐसा कुछ एज सच बोलते स्ट्रिक्ट पेंशन कंट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं समझता हूँ एसआईपी को आप एज अ पेंशन समझें और रेगुलरली कंट्रीब्यूट करें, और लेट्स सी कि आपके एंड ऑफ द योर रिटायरमेंट एज, जब आप रिटायरमेंट एज पे पहुंचते हैं तब आपका क्या पोर्टफोलियो होता है। तो ये है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। हर महीने या हर साल आप बना लें, साल के जब हर महीने आप 5,000 बचा सकते हैं, सेव करके इसको इन्वेस्ट करें। इस तरह आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें और एक फाइनेंशियल गोल रखें। मैंने पर्सनली, मैं इस तरह सोचता हूँ, अपनी इनकम में से 40% टैक्स देता हूँ, 10% मैंने सोचा हुआ है, 10% मैं हर बार एसआईपी में डाल दूंगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10% हर बार एसआईपी में डाल दूंगा। साल में अगर 5,000 रुपये मैं बचाता हूँ तो वो 5,000 रुपये एसआईपी में जाएंगे। इस तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल डिटरमाइन करें कि मुझे कितना एसआईपी में डालना चाहिए, और फिर इवेंचुअली मार्केट के साथ भी बढ़ेगा, आपको डिविडेंड भी देगा वो ही इन्वेस्टमेंट। ये मेरा मैसेज था। खैर, थैंक यू सो मच। कोई चीज़ मिस आउट की हो या कोई चीज़ आपको लगता है कि और बतानी चाहिए, मैं डेफिनेटली बताऊँ। कंपाउंडिंग का मैं होप समझ में आ गया हो कौन सा, मैं लिंक डालूंगा, आप देखना लाजमी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। खैर, सॉरी, एक और चीज़ मेरी रह गई, जिसमें मैं काफ़ी सारे इस तरह के भी क्वेश्चन थे, जिसमें बोला था कि कुछ लोग बाइंग इन सॉल्व कॉल करते हैं, या यूट्यूब एनालिस्ट को फॉलो करना चाहिए, कौन से शेयर्स करें। शेयर्स पे मैंने बताया हुआ है कि आप अपनी रिसर्च खुद करें, फिर यूट्यूब वीडियोस देखें, और उन व्हाट्सएप ग्रुप्स को अवॉइड करें जो सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग के लिए बने हुए हैं, और सिर्फ ये कॉल देना, आज ये खरीद ले, आज ये बाय कर ले। आई थिंक वेरी डेंजरस, वेरी रिस्की अप्रोच है। मैं समझता हूँ आप खुद ही बाय सेल के खुद ही अपने हिसाब से करें, ज़्यादा बेहतर होगा, एज कम्पेयर टू जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं और लोग उसके पैसे देते हैं टू टू सी व्हाट आर द कॉल्स फॉर बाय एंड सेल। उसको अवॉइड करें, दैट विल मेक यू डेफिनेटली आप रियली गुड इन्वेस्टर, अगर आप उसको अवॉइड करके खुद ही अपना दिमाग लेंगे और फिर इन्वेस्ट करें। जैसे, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।